खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां गोमिया प्रखंड की बांध पंचायत के पलानी बस्ती में जमीन के नीचे से गैस के साथ आग की लपटें निकलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों से जमीन के नीचे पानी के तेज बुलबुले निकल रहे थे और आज सुबह अचानक उसी जगह से आग की तेज लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ओएनजीसी प्लांट के अधिकारियों और तेनूघाट फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बारिश के कारण जमीन दलदली होने और रास्ता नहीं होने से गाड़ी आग तक नहीं पहुंच सकी है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जमीन पर किस तरीके से ये आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि गैस के रिसाव होने के साथ साथ ये आग की लपटें भी निकल रही हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। विभाग मौके पर पहुंचा भी, लेकिन ये टीम खाना में हमको नहीं दिए हैं और प्रभाकर साहब दिए हुए हमको 3 से 4 दिन हो गए। अच्छा, ठीक है। तो ये लेकिन अभी तक कोई ओएनजीसी का कोई इधर अधिकारी वगैरह आया है? साहब नहीं आए हैं अभी तक। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। और न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या ताजा अपडेट? अभी आग पर काबू पाया गया या आग अभी भी निकल रही है? देखिए, जिस प्रकार की स्थिति है बांदी पंचायत के पलानी बस्ती का एक बंजर जमीन पर आग लगातार आग की लपटें उठ रही हैं। ये हम बता दें कि वो जो इलाका है काफी जो है इलाके में ओएनजीसी के द्वारा दोहन भी किया जाता है, लेकिन ओएनजीसी को जब जानकारी दी गई तो ओएनजीसी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में यह नहीं आता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ओएनजीसी दोहन कर रहा है, गैस कहीं भी निकल सकता है और जिसके कारण यह आग लगी है। 3 दिन पहले से ही बुलबुला निकल रहा था, इसकी सूचना पहले ही दी गई थी, लेकिन कोई जो है इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण क्या है कि आग लगी है। और बरसात में इस तरह का अगर आग निकलेगा जमीन से तो कहीं ना कहीं लोग दहशत में होंगे। आग पर काबू नहीं पाया गया है। जहां तक फायर ब्रिगेड की बात है, पहले भी का जो एक्सपीरियंस रहा है कि फायर ब्रिगेड इस तरह के आग पर काबू नहीं पा सकती है। ओएनजीसी की जो है प्रशिक्षित टीम जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। और जो इलाका है वो दलदली है, लोग वहां जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना होगा और जल्द से जल्द आग पर काबू पाना होगा, क्योंकि मवेशी हो चाहे जानवर हो चाहे लोग हो निकलते हैं, कहीं से भी आग की अगर इस तरह की लपटें अचानक उठेगी तो लोगों पर खतरा होगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। जी ठीक है मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और पटना से आपको भरत तिवारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की तरफ से दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ये पोस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साझा की है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े ऐलान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर संवेदनशीलता दिखाई है। संजय सरावगी ने यह भी कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे, उनके लिए सरकार का यह फैसला बड़ा जवाब है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय जी, अब कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के परिवार वालों की जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, और आर्थिक मदद भी दिया जाए। कैसे देखते हैं? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और 17 जून को भरत तिवारी जी की पुलिस की गोली से मौत हुई थी। 3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच की घोषणा की और 24 तारीख को नाम की कैबिनेट से स्वीकृति मिली और 24 घंटे के अंदर जो न्यायमूर्ति थे वो घटनास्थल पर पहुंचे। तो ऐसे संवेदनशील मामलों पर सरकार कितनी गंभीर है ये पता चला। उनके परिवार से मिला गया, जो जिस जवान ने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हुई, कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए, कई का हस्तांतरण हुआ
और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। जो लोग भरत तिवारी जी के मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। तो ये था मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक का मकसद बिहार को देश के अग्रणी अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में शामिल करना और ब्लू इकोनॉमी को गति देना है। योजना के तहत राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, प्रोसेसिंग और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने का रोडमैप तैयार किया गया है। कई जिलों में विशेष मत्स्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक मेथड से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिहार में शराबबंदी पर एक सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सर्वे एजेंसी के साथ सर्वे की मंशा और उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कानूनी नोटिस भेजने तक की बात कह दी। नीरज कुमार का यह दावा है कि शराब की कंपनियों ने बिहार में शराबबंदी चालू कराने का दबाव बनाने की मंशा से यह सर्वे कराया है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी की वजह से इन कंपनियों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन बिहार की सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। दारू की कंपनियों ने शराबबंदी की सामाजिक समीक्षा की, दूध के रक्षा के बाद बिलाई के, शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है, और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको। जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? क्या महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या सुहाग उजाड़ना चाहते हो? क्या हमारे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो? तो जरा से इधर बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सैनी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून में कोई भी संशोधन नहीं होगा। कंपनी सत्ता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किया और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था, लेकिन उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो, और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। बारिश हुई है, लेकिन आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश का असर पटना में जरूर दिख रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और उसमें ओवरलोड नाव की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। इस तरफ से उस तरफ लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ही इस साल औसत से भी कम बारिश हुई है, लेकिन आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं दीघा घाट की ये तस्वीर है, जहाँ दूर दूर तक गंगा की जो धारा है वो नजर आ रही है। और ऐसे में सिर्फ दीघा ही नहीं, राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट है उसकी तस्वीर ऐसे ही बदलती हुई नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा घाट, और देख सकते हैं कि गंगा की धारा में जो ओवरलोडेड नाव की तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। कई ऐसे घाट हैं जहां पर जिला प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, उसमें भद्र घाट भी शामिल है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जो दियारा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से जान जोखिम में डालकर उस तरफ से इस तरफ हर दिन
यात्रा करते हैं और वैसी ही ये तस्वीर नजर आ रही है, यानी गंगा उफान पर है और ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये लोग ओवरलोडेड नाव पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ दिखाई नहीं, राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं उसकी तस्वीर ऐसे ही फिलहाल खतरनाक नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है और ऐसे में जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि तेज धार में ना जाएं, जहां गंगा नदी उफान पर है। लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग ओवरलोडेड नाव पर सफर भी कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि पटना में भले ही कम बारिश हो रही है लेकिन अगल बगल जिलों में लगातार बारिश हो रही है और उसका जो असर है वो पटना में गंगा घाट पर भी नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गयाजी में सड़क हादसे में किसान की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शेरघाटी के राजा बिघा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे किसान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। हादसे की पूरी घटना पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर हंगामा किया। हंगामे के कारण शेरघाटी चेरकी भाया गया मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। कितना बजे की घटना? 7:10 में पानी देखने जा रहे थे। अभी क्या हुआ? रास्ते में ले जा रहे थे तो मृत्यु हो गई। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ की खबर है। उत्तम राय नाम के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर गोली चलाते हुए आरोपी फरार हो गया है। जजुआर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। उत्तम राय पर कई जिलों में पहले से मामले दर्ज हैं। मौके से कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां जजुआर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तम राय नाम के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उत्तम राय पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं और इसकी तलाश में पुलिस की टीम कई दिनों से थी और बताया जा रहा है कि अभी मुठभेड़ दोनों के बीच में हुई है। उत्तम राय और पुलिस टीम के बीच में आरोपी की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। मौके से पुलिस ने कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है और फिलहाल बिहार में आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता देते हैं। जमीन विवाद में 2 गुट में पथराव और फायरिंग की खबर मिल रही है। रुपसपुर थाना क्षेत्र के नहर रोड का ये मामला बताया जा रहा है। फायरिंग और पथराव में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को अभी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो जमीन विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुमपुरम कॉलोनी, जो कि बिग बास्केट के सामने है, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद है। इसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है और उसी में कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई है। इसमें घटनास्थल से 2 खोखा बरामद हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है अभी और उनसे आवश्यक पूछताछ भी की जा रही है इस घटना के संदर्भ में। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। 10 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। उपद्रव में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान पुलिस की ओर से जारी वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। रांची के विधानसभा थाने में दर्ज केस की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया है कि प्रोटेस्ट के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी इसमें शामिल हो गए थे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की ओर से इस बारे में पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके आधार पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में किसी भी छात्र को शामिल नहीं किया गया है। फुटेज के आधार पर ही असामाजिक तत्वों की पहचान की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि इनकी संख्या करीब 500 हो सकती है। यह बात सामने आई कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे, जिनके द्वारा जगह जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया।
तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध FIR जो है वो दर्ज किया है। छात्र जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका किसी का भी नाम इस FIR में नहीं है तथा उन्हें किसी रूप में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल वैसे लोग जिन्होंने उपद्रव फैलाया हम उन्हें चिन्हित करेंगे वीडियो फुटेज के आधार पर और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमने लगभग 500 रखा है संख्या, ये डिपेंड करेगा फुटेज एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या आता है। खबर बेगूसराय से है, जहां पावर हाउस चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को हटाने पहुंची थी। कार्रवाई का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध किया, जिसके बाद मौके पर भगदड़ जैसा माहौल भी बन गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद JCB की मदद से अवैध दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। हम बोले सर को कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है सर, हमको जो नोटिस है 24 घंटा समय दे दिया जाए, हम अपने मुंह से खाली कर दे। बोलेगा कि आधा घंटा का समय नहीं मिलेगा, तोड़ेगा तो तोड़ेंगे। पहले नोटिस मिली है कभी आज नोटिस अभी है। हाईकोर्ट पटना से केस करा हुआ है, जब हम पे जबरदस्ती 100 पुलिस लेकर हटा रहा है। पुराना मामला है, विवाद इस पर चल रहा है। नहीं, बच्चे के रास्ता छोड़ के हमको दुकान तक रास्ता मांग रहा है। रास्ता 3 गो है जमीन के। 16-17 में ही आदेश पारित है, लगातार किसी कारणवश नहीं हटाया जा सका, लेकिन चूंकि प्रक्रियागत चीज है और आदेश पारित होने के बाद इन लोग को बहुत बार नोटिस दिया गया कि आप स्वयं हटा लीजिए, लेकिन ये नहीं हटाए गए। कतिपय कारण से नहीं हटाया जा सका। 2-3 बार पुलिस फोर्स भी आई, उस समय भी किसी कारणवश नहीं हटाया जा सका। वही अंतिम प्रक्रिया है, इसको हटाया जा रहा है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की। 25 दिनों में लोकसभा की 18 बैठकें हुई, लेकिन सदन में सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट ही सदन चल सका। यानी औसतन अगर एक दिन में देखा जाए तो 1 घंटे से भी कम कामकाज हुआ। सत्र की शुरुआत से ही अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा जारी रहा। पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और बाद में गृह मंत्री के जवाब की मांग उठी। सरकार की ओर से जवाब देने की तैयारी के बावजूद विपक्ष के विरोध से कार्यवाही प्रभावित होती रही। अब लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। बुधवार को राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उन्होंने रैली में किसी धर्म या समाज का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद उनके भाषण के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने हवन कर मंच का शुद्धिकरण किया। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसे मामलों का समर्थन नहीं करती है और इसकी जांच कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों से भी अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लोगों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भागीदारी की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर रिहर्सल को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे यातायात प्रतिबंधित किया गया। लाल किले के आसपास की सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कमर्शियल व्हीकल और बसों के रूट्स बदल दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर जनरल गश्त अभियान चलाया। 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात 11 बजे से 2 बजे तक सभी 13 जिलों में पुलिसकर्मियों ने गश्त की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। कई जगह चेक पॉइंट और बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 22,774 वाहनों की चेकिंग हुई है। 2,780 बदमाशों की जांच की गई। 55 बदमाश गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा 18,537 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई और आर्म्स एक्ट के तहत 21 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चोरी छिपे बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सेंट्रल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस टीम ने दुकानों की सघन जांच की और मांझे की पड़ताल की है।
पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित मांझा बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इसी इलाके की एक दुकान से चाइनीज मांझा बरामद होने के बाद पुलिस ने निगरानी और बढ़ा दी है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां किन्नौर में मूसलाधार मॉनसूनी बारिश के कारण ठंगी, रिस्पा और सुरचो में अचानक फ्लैश फ्लड आ गई। उफनते नालों और भारी मलबे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है। और अब बात यूपी के सहारनपुर की, जहां शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण घाड़ क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर है। बारिश के बीच मिर्जापुर पाडली मार्ग पर पाजना नदी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। कार में घायल युवक समेत 6 लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। नदी का बहाव इतना तेज था कि कार देखते ही देखते बहने लग गई। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और एक ट्रैक्टर की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद हालात अचानक से बिगड़ गए। तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सड़क पर खड़ी कई बाइकें पानी के साथ बहने लगी। बाइक इतनी बहती हुई देखकर आसपास मौजूद लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान लोग काफी मशक्कत करते नजर आए। बाजार में पानी का तेज बहाव देखकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। और अब खबर गुजरात से है, जहां पाटन में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई मुख्य मार्ग और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है। व्यस्त इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से सड़कें तालाब में बदल गईं और गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गई। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो लोग यहां से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी को पार कर रहे हों। ये पूरी सड़क पानी से भर चुकी है। अंडरपास का हाल और भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहां पर और ज्यादा पानी आपको दिख भी रहा होगा और इस जलभराव की वजह से गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई। तुर्की में ट्रेनिंग उड़ान के दौरान F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसा देश के उत्तर पश्चिमी प्रांत यालोवा में हुआ है। राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया। अमेरिका इसे लंबे समय तक ताकतवर फाइटर जेट मानता रहा है और इसलिए इसे पाकिस्तान ने भी खरीदा था। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि F-16 एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उड़ान के दौरान विमान क्रैश हो गया। Ay hem de 2 tane şurada da oldu.